Hey everybody, how's the thing going on? So, as promised, I'm here. Okay, so let's see who all joining. Basically, today जो session है वो लोग हम लोग. Hi Arjun, thanks for joining. Good. I'm doing good. How about you? Hope you also doing good. Yeah. Okay. So आज हम लोग जो है जो कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं रिलेटेड टू दी बीए उनका जो कैरियर करना चाह रहे हैं बीए प्रोफाइल में बीए रोल में और उनको कुछ कॉम्प्लिकेशंस फीस ऐसा सिचुएशन लग रहा है कि उनको जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए या उनकी कुछ कंडीशंस हैं आप लोग वो सब चीजें डिस्कस करेंगे और थोड़े बहुत इंटरव्यू टिप्स वगैरह भी दूंगा अच्छा मैं एक चीज भी कर रहा हूँ आजकल मैं जो भी मुझे कुछ लाइव मतलब कुछ जॉब्स ओपनिंग्स दिख रही हैं ग्लासडोर पे लिंक्डइन पे कहीं भी मैं वो डाल भी रहा हूँ अपने चैनल पे एज ए पोस्ट तो आप लोग वहां पे भी जाकर अप्लाई कर सकते हैं जो भी आपको सूट लगेगा है ना तो आज एक क्वेश्चन है निश्चल जी हैं वो निश्चला जी वो पूछ रही थी कि वो हाउस वाइफ है वेरी गुड नॉट फ्लुएंट इन इंग्लिश स्पीकिंग सो इज इट अ गुड फॉर मी टू स्टार्ट तो मैंने उनको रिप्लाई भी किया था देखिए बीए के लिए देखिए इंग्लिश तो जरूरी है अगर इंग्लिश आपकी अच्छी नहीं है तो इंटरनेशनल क्लाइंट्स को आप हैंडल नहीं कर पाएंगी ठीक है ना लेकिन ये एक ब्लॉकर नहीं है आपके बीए कैरियर स्टार्ट करने के लिए आप अपना बीए कैरियर लोकल लैंग्वेज में हिंदी में और एक थोड़ा मैनेजेबल इंग्लिश है आपकी तो उस पर भी काम आप कर सकते हो कि कैसे कर सकते हो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो लोकल क्लाइंट्स का साथ वर्क करती हैं एग्जांपल बता रहा हूँ आपको मैं हिटैची वंतारा है फ्लुएंट ग्रिड लिमिटेड है राइट मैंने बोला था मैंने आज उसकी एक जॉब पोस्टिंग भी की है बीए की वहां पे जरूरत है आप जाइए वहां पर अप्लाई कीजिए वो विशाखापट्टनम बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है और वो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट उठाती है देखिए वो वहां पर आपको क्या चाहिए अगर देखिए अगर उन्होंने साउथर्न रीजन के प्रोजेक्ट उठाए तो और आप साउथ के बिलोंग करते हैं तो आपको तेलुगु इज अ मस्ट बल्कि प्रॉब्लम उनको हो जाती है जो लोकल लैंग्वेज नहीं जानते हैं अगर आप लोकल में हैं तो पक्का आपके लिए तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा ठीक है ना तो वो एक बेनिफिट हो जाता है और कुछ एक क्लाइंट्स होते हैं जो इंडियन क्लाइंट के साथ में हैंडल करना होता है आपको वहां पर आपको ज्यादा कुछ ऐसा जरूरत नहीं है आप इतना मत सोचिए देखिए प्रॉब्लम एक्सेंट का हो जाता है जब हम यूरोपियन क्लाइंट के साथ में काम करते हैं यूएस और ऑस्ट्रेलियन ठीक है ना लेकिन जब आप इंडियन क्लाइंट के साथ में काम करेंगे तो बिल्कुल आप टेंशन मत लो आप मैनेजेबल बोल सकते हो दैट्स इनफ बेसिकली ठीक है ना आपको बोलने में प्रॉब्लम हो सकती है बट आई एम श्योर कि आप जो वो बोलेंगे आपको 100% समझ में आएगा और बीए प्रोफाइल में लिसनिंग स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए rather देन स्पीकिंग लिसनिंग अच्छी रहेगी तो क्लाइंट क्या चाहता है वो आप रिकॉर्ड कर लोगे अच्छे से और वही आपको आगे बढ़ाना होगा काम करके देना होगा ठीक है ना तो बहुत अच्छी चीज है हिटैची वंतारा है और एक वी वी उपाधि एक कंपनी है हैदराबाद में वो भी लोकल क्लाइंट के साथ में काम करती है इवन कौन सी कंपनी है एक और तो फ्लुएंट गेट हिटैची वंतारा और वी उपाधि और एक और कंपनी है बहुत पुरानी कंपनी है यार वो भी उसके भी सारे प्रोजेक्ट्स मैक्सिमम लोकल क्लाइंट्स के साथ में होते हैं ठीक है ना तो आपको मिल जाएगा वहां पे हेलो किंजल हाय थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग व्हाट इज द बिजनेस okay yeah Arjun I think you already posted some of the questions definitely I'm going to answer all of them the first one you are asking what is the difficult stakeholders yes very nice question देखिए जब हम स्टेक होल्डर एनालिसिस करते हैं तो हमको वहां पर ये देखना होता है कि हमको किनसे बात कर टारगेट ऑडियंस ठीक है ना टारगेट ऑडियंस कौन सी होती है कि किनके साथ में हमको रिक्वायरमेंट कलेक्ट करना है किनको किनसे हमको अप्रूवल लेना है किनको हमको कंसल्ट करके रखना है और किनसे हमको क्योंकि कौन बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लमेटिक होते हैं स्टेक होल्डर्स जो आपके आपके काम को होता हुआ नहीं देख सकते हैं बिकॉज 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 दे आर हैबिचुएटेड विद देयर environment infra and all
तो वो लोग सोचते हैं कि यार क्या है, नया सॉफ्टवेयर आएगा, हम लोग को नया सीखना पड़ेगा, वो अननेसेसरी क्या है। तो जो उनका कंट्रोल विदाउट एक सेंट्रलाइज सिस्टम के बगैर चल रहा था, वो कहीं ना कहीं उनको जाता हुआ दिखेगा। तो वो सोचते हैं कि यार क्यों। तो ऐसे स्टेक होल्डर्स को आपको बच के रहना चाहिए। ऐसे स्टेक होल्डर्स को साथ में आपको कैसे ट्रीट करना चाहिए, देखिए आपको कम्युनिकेशन, देखिए रिक्वायरमेंट जिनसे ले रहे हो, जिनसे RACI मैट्रिक्स होती है, राइट, रिस्पॉन्सिबल, अकाउंटेबल और ये सब रहता है, कंसल्टेड, इन्फॉर्म्ड। तो उन सब में उनको इन्फॉर्म में तो रखो, क्योंकि आप उनको कभी भी मिस मत करो। कोई भी ईमेल कम्युनिकेशन में उनको मिस करोगे तो वो ज्यादा आपके पास में हावी हो जाएंगे, बोलेंगे अरे मुझे तो मालूम ही नहीं क्या हो रहा प्रोजेक्ट में, आपने ये क्या कर दिया है, मुझे तो मालूम ही नहीं है। तो वो दिक्कत हो जाती है। और ऐसे लोग स्टेक होल्डर्स होते हैं, डिसीजन मेकर्स भी होते हैं, ध्यान रखिएगा। वो बोलेंगे नहीं नहीं इसने बेकार काम किया है, ये ठीक नहीं है, दोबारा करो या किसी और क्लाइंट को करवाओ। तो इसलिए हमको कभी भी उनसे इन्फॉर्म रहना चाहिए, उनको इन्फॉर्म करके रखना चाहिए, देखो सर हमने ये कर दिया, हमने इन इन लोगों से डिस्कस करके ये चीजें फाइनलाइज की दी हैं। कभी भी क्लाइंट से मिलो, रिक्वायरमेंट कोई भी डिस्कस करो, उसका MOM एज ए प्रूफ जरूर ईमेल सेंड करो, उन सबको लूप करते हुए। ये लोग मिस कर देते हैं बेसिकली। वो लोग सोचते हैं कि अरे उसने बोल दिया वर्बली, मैंने वर्बली सुन लिया, आपने डायरेक्ट जाकर रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट में मॉडिफाई कर दिया। नो, दिस इज नॉट द राइट प्रैक्टिस। आप जब रिक्वायरमेंट लेते हो तो आप उनको ईमेल कम्युनिकेशन जरूर करो, उन सबको लेके हुए, सब सारे स्टेक होल्डर्स को लेके हुए, ठीक है ना। और स्टेक होल्डर्स कॉन्फ्लिक्ट कभी कभी होता है। एक स्टेक होल्डर बोलेगा नहीं नहीं मुझे ऐसा चाहिए, एक स्टेक होल्डर बोलेगा नहीं मुझे ऐसा चाहिए। आप कैसे रिजॉल्व करोगे? आपको पेशेंटली दोनों को सुनना है, आपको जज नहीं करना है, अरे यार ये तो बेकार वाला स्टेक होल्डर, ये हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, इसका बात सुनने का जरूरत नहीं है, कान से सुनना निकाल लो। नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको। समटाइम्स वो जो निगेटिव स्टेक होल्डर है वो भी आपको एक अच्छी इंफॉर्मेशन दे सकता है, आपको ऐसा सोचना है। तो आपको आपको बायस नहीं होना है, आपको सबके साथ यूनिफॉर्म बिहेव करना है, बिकॉज आप BA हो, ठीक है ना। तो अब आप क्या करोगे, आप उसकी पूरी बात सुनोगे और जो आपके रेगुलर पॉजिटिव स्टेक होल्डर्स हैं उनकी बात भी सुनोगे, ठीक है ना। अब आपको, दिस इज व्हाट द बिजनेस एनालिस्ट हैज टू डू द एनालिसिस, राइट। आपको एनालाइज करना है कि किसकी रिक्वायरमेंट क्या कह रही है, और कहीं ना कहीं अगर उनकी रिक्वायरमेंट आपके मेन जो कोर है, जो स्कोप ऑफ वर्क है, उसमें मैच हो रही है, तो आपके लिए तो वो इनपुट ही है ना। वो निगेटिव स्टेक होल्डर दे रहा है या पॉजिटिव स्टेक होल्डर्स दे रहा है, आपके लिए तो इनपुट है, आपके लिए तो रिक्वायरमेंट है। जब इस तरह का रहता है तो ये एक पॉजिटिव सिनेरियो के साथ में आपको चलना होता है। कॉन्फ्लिक्ट कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने के लिए कैसे करना पड़ेगा, आपको कुछ एग्जाम्पल के साथ में आना पड़ेगा, डेटा पॉइंट के साथ में। डेटा पॉइंट्स क्या हो सकते हैं, जैसे आप कुछ एक हिस्टोरिकल डेटा लेके आओ डिस्कस करने के लिए। सर आप ये रिक्वायरमेंट देते रहो, बट अब देखिए ना खुद ही लास्ट 5 ईयर्स में देखो ऐसा हो रहा है। अब आप बोलेंगे ऐसा काम, ऐसा रिक्वायरमेंट इंप्लीमेंट करने के लिए तो हमने ऑलरेडी देखा है लास्ट 5 ईयर्स में कुछ नहीं है, तो आगे हमारे लिए लॉस ही होगा। तो जब आप कुछ प्रूफ के साथ जाते हो किसी के पास में, तो वो एग्री करने के लिए मजबूर हो जाएगा, ठीक है ना। आप खाली वर्बली जाकर उनसे बात करोगे, नहीं नहीं सर ऐसा तो नहीं हो सकता, ये तो पॉसिबल नहीं है, ये नहीं, ऐसा नहीं है। आपको अपने कुछ डेटा पॉइंट के साथ में जाना पड़ेगा, कुछ एक्सेल शीट में कुछ कुछ प्रेजेंट डेटा कैलकुलेशन करके इसे ले आई कि ये हमने ऐसा था, ये पहले ऐसा था, ये ऐसा ग्रो किया, ठीक है ना। तो कुछ एग्जाम्पल के साथ में, कुछ डेटा पॉइंट के साथ में अगर आप जाओगे तो वो एग्री करेगा। वायर फ्रेम एक बहुत पोटेंशियल टूल है। जब आप किसी को कन्विंस करना चाहते हो, किसी के थॉट प्रोसेस को चेंज करना चाहते हो, मैनिपुलेट करना चाहते हो, तो आप वायर फ्रेम के साथ में जा सकते हो। वायर फ्रेम बना के आप उसको समझ में आएगा कि अच्छा मैं ये बोल रहा हूँ वो इस तरह से दिखने वाला है, तो उसको भी समझ में आएगा नहीं नहीं यार ये ठीक नहीं है, या ये जो सजेस्ट कर रहा है वो ठीक है। तो वो आपको आपके साथ में एग्री कर जाएगा। तो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट जब स्टेक होल्डर्स में होता हो तो दोनों की बात सुननी है, कुछ डेटा पॉइंट के साथ में, कुछ वायर फ्रेम डेटा पॉइंट के साथ में उनके पास में जाना है, और अपनी जो बात है आपको कहनी है और अप्रूव करवानी हो। आपका मेन काम है अप्रूवल लेना रिक्वायरमेंट्स पे, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द बिजनेस एनालिस्ट मार्केट रिसर्च। मार्केट रिसर्च वही होती है ना, स्ट्रेंथ वीकनेस स्वॉट एनालिसिस जो होती है।
वो जनरली करते हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में करते हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में नहीं करते हैं। बेसिकली आपको मार्केट एनालिसिस उस चीज की जरूर करनी होती है जैसे कोई नया प्रोडक्ट बन रहा हो। जैसे मैं बोलता हूँ एक नया आईओटी सर्विसेज डिजाइन करनी है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ओके। तो उसकी उस पर्टिकुलर डोमेन में जो आईओटी आप रिसर्च कर रहे हो उसका मार्केट में क्या है, क्या कहीं पे ऑलरेडी चल रहा है, किन किन कंपनीज में ऑलरेडी उस मॉड्यूल पे आईओटी लॉन्च कर रखा है। तो आपका काम रहेगा, जब आप एनालिसिस फेज में होंगे तो ये मार्केट एनालिसिस करिए आप। तो वहां से आपको बहुत अच्छे अच्छे इनपुट मिल जाएंगे। तो वो इनपुट आप अपने भी रिक्वायरमेंट में ऐड कर सकते हो। कभी भी रिक्वायरमेंट जो होती है वो है ये नहीं कि आप खाली क्लाइंट ही देगा, क्लाइंट के पास में पूरी विजिबिलिटी नहीं होती है, वो एक हाई लेवल बिजनेस रिक्वायरमेंट दे देगा। लेकिन जो डिटेल लेवल है वो आप मार्केट एनालिसिस करके लाइए, वो हेल्पफुल रहेगा और उसको भी पसंद आएगा। और आप उसको बता सकते हो कि यार दीज आर द कंपनीज इन द मार्केट हु ऑलरेडी डूइंग सच काइंड ऑफ बिजनेस एंड व्हाट वी वांट टू डू सम एक्स्ट्रा सो दैट वी कैन बी ऑन द टॉप ऑफ ऑल द मार्केट। तो वो एडिशनल थिंग आप ऐड करो अपने रिक्वायरमेंट में, ठीक है ना। तो मार्केट एनालिसिस कभी कभी जरूरत पड़ती है और वो हमारी स्वॉट एनालिसिस होती है, स्ट्रेंथ, अपॉर्चुनिटीज, वीकनेस और कुछ थ्रेट्स, ऐसा कुछ रहता है। तो उसमें कैटेगराइज करते हैं हमारी इस रिक्वायरमेंट का जो हम करने जा रहे हैं प्रोडक्ट का, वो ऑलरेडी हम करेंगे तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में क्या स्ट्रेंथ बढ़ेगी, हमारे लिए क्या न्यू मार्केट अपॉर्चुनिटीज क्या क्या बढ़ जाएंगी हमारे लिए। इसके बाद में आपके पास में कौन कौन से जो थ्रेट्स हैं वो आइडेंटिफाई हो जाएंगे कि हमने कर तो दिया लेकिन ये देखो ये मार्केट में ऑलरेडी हैं, ये थ्रेट्स हैं हमारे लिए, तो इनसे हमको बेटर ही करना पड़ेगा, नहीं तो हम बढ़ नहीं पाएंगे। ऐसा है कुछ हम लोग कर देते हैं, ठीक है ना। डेटा मॉड्यूल क्या होता है? डेटा मॉडलिंग, एक्चुअली डेटा मॉड्यूल नहीं, डेटा मॉडलिंग बोलते हैं। वो डेटा मॉडलिंग हमको जरूरत नहीं होती बेसिकली। हमको बेसिकली करना होता है क्रॉस फंक्शनल डायग्राम वगैरह, वर्कफ्लो और क्रॉस फंक्शनल डायग्राम, ठीक है ना। डेटा मॉडलिंग वो एलडी जो होता है डॉक्यूमेंट होता है, लो लेवल डिजाइन डॉक्यूमेंट, उसमें वो लोग ये अपने आर्किटेक्ट्स नहीं तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो होते हैं वो लोग कर लेते हैं। उसमें क्लास ऑब्जेक्ट मॉडल और ये सब पूरा रहता है उसमें, ठीक है ना। उसमें आपके जो जो डेटाबेस की टेबल्स होती हैं उसमें प्राइमरी की क्या है, फॉरेन की क्या है, टेबल स्ट्रक्चर क्या है, वो पूरा डिफाइन रहता है वहां पे, ठीक है ना। तो डेटा मॉडलिंग में मत जाइए, वो टेक्निकल हो जाएगा। आपको अगर जानना है तो क्रॉस फंक्शनल मॉडल जरूर आप करिए, क्योंकि बहुत बहुत ही नीडी होता है उसमें। मैंने ऑलरेडी एक बना रखा है वीडियोस पे, उस स्विम लेन में करके दिखाते हैं वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डिफरेंशिएट करके, ठीक है ना, ठीक है ना। व्हाट इज मिसयूज केसेस? देखो ऐसा कुछ भी टर्म नहीं होता है, ऐसा नया नया वर्ड आपको गूगल में मिलता रहेगा, ठीक है ना, उसमें आप मत जाइए। मिसयूज केस कुछ भी नहीं होता है। पोटेंशियली जो बेसिक है वो है बिजनेस केस और यूज केस, ठीक है ना। मिस यूज केस क्या है? आपका कोई रिक्वायरमेंट अगर कंफर्म नहीं होता है और वो आप पार्किंग लॉट में रखते हो, तो वो काइंड ऑफ वो नॉन काइंड ऑफ क्या बोलेंगे उसको, वो प्राइमरी रिक्वायरमेंट नहीं है आपकी, ठीक है ना। वो लैप्स करती हैं, आप उसको बाद में हटा सकते हो, ऐसी रिक्वायरमेंट्स को डिलीट कर सकते हो, ठीक है ना। मिस यूज रिक्वायरमेंट ऐसा कुछ नहीं होता है। रिक्वायरमेंट जैसे क्लाइंट ने आज बोला कि मुझे ये चाहिए, कल को वो कुछ और बोलता है, वो भी मिसयूज रिक्वायरमेंट नहीं है, रिक्वायरमेंट चेंज है। वो पॉइंट ऑफ क्लाइंट रियलाइजेशन होता है, और क्लाइंट आपको पैसा दे रहा है तो वो बोलेगा कि मैं जो बोल रहा हूँ वो करो, आपको क्या प्रॉब्लम है। तो आप उसमें ये भी नहीं बोल सकते नहीं नहीं आप मिसयूज केसेस दे रहे हो, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। Nobody else is asking. Arjun, thanks for keep on posting. Yeah. What is the process to create wireframing e-commerce website? किसी भी सिस्टम का वायरफ्रेम बनाने के लिए आपको रिक्वायरमेंट समझना पड़ेगा पहले। वो कौन कौन से मॉड्यूल्स होंगे उसमें, ईच मॉड्यूल में कौन कौन सी फंक्शनैलिटीज होंगी, ईच फंक्शनैलिटीज में कौन कौन से वायरफ्रेम्स होंगे, ठीक है ना। उस पेज जो यूआई होगी, उस पेज पे क्या क्या इंफॉर्मेशन कैप्चर करनी पड़ेगी, आपको कैप्चर करना चाहते हो, ठीक है ना। एग्जाम्पल, मुझे एक एज ए यूजर मुझे एक रिटेल जो अपनी रिटेल पोर्टल है उस पर लॉगिन लेना है और वहां पर मुझे जाकर शॉपिंग करनी है, ये हाई लेवल रिक्वायरमेंट हो गया। अब आप कैसे करोगे? तो एज ए यूजर मैं एक लॉगिन
एक लॉगिन पेज डिजाइन करूंगा, लॉगिन पेज डिजाइन कर दिया, लॉगिन हो गया, ऑथेंटिकेशन हो गया। अब वो डैशबोर्ड पे जाएगा। डैशबोर्ड क्या? उस रिटेल वेबसाइट का डैशबोर्ड। आप क्या दिखाना चाहते हो डैशबोर्ड पे, क्लाइंट बताएगा। क्लाइंट बताएगा जो हमारे टॉप डीलिंग्स है वो दिखा दो, और वहां पर हाई कैटलॉग सर्च दिखा दो। ईच कैटलॉग में सब कैटलॉग्स हो जाएंगे। ये क्लॉथिंग सेक्शन है, क्लॉथिंग में मेन विमेन है, मेन में किड्स हैं और ये सब हैं, विमेन में गर्ल्स हैं और वुमेन्स हैं, ठीक है ना। उसमें भी एज ग्रुप बाइफरकेट कर दो, उसमें फिर क्लॉथिंग के कैटेगराइजेशन कर दो, ठीक है ना। तो ऐसा ड्रिल डाउन करके आप वो क्लाइंट के साथ में डिस्कस करके, या आपको बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस यू कैन आल्सो प्रपोज, ठीक है ना। तो वो ऐसा आप प्रेजेंट कर सकते हो वायर फ्रेम। वो वायर फ्रेम प्रेजेंट करने से क्लाइंट को भी समझ में आएगा, अच्छा मेरा ऐसा कुछ दिखेगा। बहुत इजी वे होता है इसको करने का, कन्विंस करने का। मिस देखो उनको ऐसा, देखो इंटरव्यू में क्या होता है अर्जुन भाई, कि लोग कुछ भी पूछ सकते हैं, देखो। और वो सब गूगल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। मैं बताऊं आपको, अगर देखो, अगर मेरी मानिए, अगर किसी बिजनेस एनालिस्ट को जज करना हो कि ये मेरा कंपनी में काम कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, तो मैं गूगल से सर्च नहीं करूंगा। उसमें दुनिया भर की उटपटांग चीजें होती हैं। मैं उससे कोर चीजें पूछूंगा कि इस पर्सन की कोर स्ट्रेंथ क्या है, और उसको मैं कुछ सिनेरियो दे दूंगा और उसको बोलूंगा कि आप कैसे एक्ट करोगे सिनेरियो पे। खत्म है यार। और टूल्स की नॉलेज है कि नहीं है, यही होता है ना कोर बिजनेस नॉलेज। फिर आपको उसको उस बंदे को कोई भी प्रोजेक्ट दे दो, कोई भी इन्वायरमेंट दे दो, सब में काम कर लेगा, ठीक है ना। तो ये सब ऐसा वो लोग पूछते हैं कॉर्नर टेस्ट केसेस क्या होते हैं, वो स्मोक टेस्ट केसेस क्या होते हैं, देखो ये सब बहुत सारे नाटक होते हैं। मेन अब एज ए बीए आप अगर कोई फंक्शनैलिटी टेस्ट करोगे तो आप क्या टेस्ट करोगे? यही टेस्ट करोगे ना कि जो क्लाइंट ने पूछा है वो हमारा इसमें फ्लो में आ रहा है कि नहीं आ रहा, वो हमारा एग्जीक्यूट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। करेक्ट है ना? है। एक्सेप्शनल केसेस यही होते हैं। एक्सेप्शनल केसेस आप टेस्ट कर सकते हो कि भाई ब्रेक डाउन हो गया, सर्वर डाउन हो गया, ये हो गया, तो एक होता है। बाकी कॉर्नर सब खाली कहने की चीजें होती हैं, ठीक है ना। तो केस स्टडी का मैंने आपको ऑलरेडी मैंने लाइव किया है भाई अर्जुन, आप लोग देखते नहीं, प्रॉब्लम हो रही है। केस स्टडी का पूरा मैंने डिस्क्राइब किया है 1 आवर का सेशन में। और केस स्टडी उस केस स्टडी के बेस पे क्या क्या चीजें डॉक्यूमेंट बनानी होती है वो भी मैंने बनाई है, मैंने अपलोड की है गूगल ड्राइव में, और लिंक भी दिया हुआ है मैंने कि इस केस स्टडी का इस तरह का एफआरएस बन सकता है, वायर फ्रेम बन सकता है, क्रॉस फंक्शनल डायग्राम, वो सब मैंने बनाया हुआ है। तो जब आपको क्लाइंट या इंटरव्यूअर केस स्टडी देता है तो आपको टाइम देगा कि ये आप करो, इस पे आप एज ए बिजनेस एनालिस्ट आपको ये प्रोजेक्ट है, ये सिनेरियो आप करो करो क्या करोगे। तो वहां पे आप एफआरएस बना दीजिए, और रिक्वायरमेंट या यूजर स्टोरीज लिख दीजिए, उसको बाइफरकेट करके वायर फ्रेम बना दीजिए अगर उसमें है ऐसा वायर फ्रेम डिजाइनिंग, ठीक है ना। और क्रॉस फंक्शनल डायग्राम या वर्कफ्लो डायग्राम बना दीजिए, तो उसको समझ में आएगा, हाँ इसको समझ में आ रहा है कि क्या करना है, बस उतना ही दिखाना होता है। आप वो जाकर वीडियो देखिए, उसमें ऑलरेडी मैंने केस स्टडी का पूरा किया हुआ है। मृदुल, I hope you are doing good. Yes, thank you. I think a lot of BA roles these days with requirement analytic to the job post. एनालिटिक्स देखो, जो भी रिटेल ई कॉमर्स की कंपनीज हैं वो एनालिटिक्स, डेटा एनालिटिक्स पूछती हैं। वो बीआई, पावर बीआई टूल्स के साथ में, देखो उनका काम ही होता है डेटा पे काम करना। आज कितने कितने यूजर्स ने लॉगिन लिया था हमारी वेबसाइट पे, रिटेल वेबसाइट पे, किस एज ग्रुप के यूजर्स ने लॉगिन लिया था, उन उन लोगों ने क्या क्या आइटम्स ब्राउज किए आज, किस दिन पूरे 24 आवर के फॉर्मेट में किस आवर्स ड्यूरेशन में सबसे ज्यादा ट्रैफिक था। ये सब कुछ डेटा एनालिसिस है, ठीक है ना। तो यही डेटा एनालिसिस के बेस पे वो अपने सिस्टम की परफॉर्मेंस को ऑप्टिमम करते हैं। खैर आजकल एज्योर में ऑटो स्केलिंग होती है तो टेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी वो लोग मेक श्योर करते हैं कि हमारे पास मैक्सिमम सिस्टम रिसोर्सेज अवेलेबल हो, जब वो पीक आवर्स हो, वो परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट में कैप्चर हो जाता है। सेकंड थिंग, यूथ, जैसे मैं बोलूंगा 10 to 15 ईयर्स के एज ग्रुप के अगर बच्चे कुछ देख रहे हैं, टॉयज वगैरह सेक्शन या टी शर्ट्स या उनके शॉर्ट्स देख रहे हैं, तो वो किस किस ब्रांड पे ज्यादा क्लिक कर रहे हैं, उनको उनको किस तरह के प्राइस रेंज में इंटरेस्ट है, तो उस हिसाब से आप उनको प्रमोशंस कर सकते हो। जब
और इसमें पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी काम करता है। देखिए, जब जब ये अब मैंने लॉगिन लिया, राइट, तो सिस्टम जानता है कि मैं कौन हूं, क्योंकि उसने ऑलरेडी मेरा प्रोफाइल कैप्चर किया हुआ है। मैं अमन कुमार वर्मा हूं, मेरी एज ये है, ठीक है ना, मैं इस एरिया में रहता हूं, ये मेरा एड्रेस कैप्चर करेगा, राइट। अब मैं मेरी ब्राउजिंग हिस्ट्री के हिसाब से सोचो, उसने मेरा 1 मंथ तक का ट्रैक किया डेटा। अब उस 1 मंथ में मैं क्या क्या चीजें उस वेबसाइट पे जाकर क्लिक कर रहा हूँ, कार्ट में ऐड कर रहा हूँ या परचेजिंग भी कर रहा हूँ, उसके हिसाब से वो उसको विजुलाइज करेगा, उसको एनालाइज करेगा, और फिर जब मैं नेक्स्ट टाइम लॉगिन लूंगा तो मुझे मेरे पास्ट ब्राउजिंग के हिसाब से सजेशंस करेगा। अब मेरे को भाई कभी भी आईफोन के सजेशंस नहीं आते, मेरे पे फ्लैश नहीं होते। क्यों? क्योंकि मैंने कभी आईफोन सर्च किया ही नहीं है। या डायमंड ज्वेलरी कभी भी मेरे को नहीं आते, क्योंकि मैंने कभी सर्च किया ही नहीं है। अगर मैं इंटेंशनली जाके कभी सर्च करूंगा तो भले दिखेगा मुझे, लेकिन बाय डिफॉल्ट फ्लैश नहीं होगा मेरे लैंडिंग पेज पे। ये चीजें होती हैं। Hope I answered your question, Mridul. Okay, so it's a very nice thing. You have to work on the data analytics. बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, मिल जाएंगे आपको करने के लिए। और यहाँ पर आपका थोड़ा सा डेटा जो जो कैलकुलेशंस हैं वो थोड़ा सा स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है ना। रिक्वायरमेंट डेटा से कैसे रिक्वायरमेंट कैप्चर करना, वही होता है डेटा एनालिटिक्स, आप समझिएगा, ठीक है ना। अर्जुन, बीआरडीएफ आरडीएसआरएस में क्या कंटेंट मेंशन करते हैं, कंटेंट एक्सप्लेन कर दीजिए। अर्जुन, हाँ ठीक है, मैं, हाँ आपने सही बोला, मैंने ऑलरेडी ये सब बताया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है ना। बट ठीक है, बता देता हूँ क्विकली। बीआरडी मतलब बिजनेस रिक्वायरमेंट होता है, हाई लेवल बिजनेस रिक्वायरमेंट कैप्चर करते हैं, एज इज प्रोसेस को एक्सप्लेन करते हैं। एफआरडी जो होता है वो डिटेल्ड फंक्शनल रिक्वायरमेंट, उस बिजनेस रिक्वायरमेंट को फंक्शनल रिक्वायरमेंट में ब्रेक डाउन करते हैं। वहां पर हमारे यूज केस डायग्राम्स, सीक्वेंस डायग्राम और वायर फ्रेम्स ये सारे आ जाते हैं, ठीक है ना। और एसआरएस क्या होता है, एसआरएस में नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट भी कैप्चर करते हैं अलोंग विद योर फंक्शनल रिक्वायरमेंट। तो वहां पर सिस्टम रिक्वायरमेंट क्या चाहिए, परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट चाहिए, आर्किटेक्ट क्या है, डिजाइन क्या है, पूरा एलएलडी के कुछ कंपोनेंट्स भी आ जाते हैं उसमें। वो हम लोग इससे ले लेते हैं, आर्किटेक्ट या इंजीनियरिंग टीम से भी हम लोग ले लेते हैं। अगर वो लोग नहीं देते हैं, उनको सोचो उनको एलएलडी मेंटेन करना है, तो वो भी वो मेंटेन कर सकते हैं। बट मेनली क्या होता है आपका, परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट, स्पेस रिक्वायरमेंट, अवेलेबिलिटी, सिस्टम अवेलेबिलिटी रिक्वायरमेंट, स्केलेबिलिटी रिक्वायरमेंट, ये पूरा हम लोग एसआरएस में कैप्चर करते हैं। तो फंक्शनल नॉन फंक्शनल मिलके बनता है एसआरएस। एफआरएस जो होता है प्योर फंक्शनल रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट होता है, प्योर फंक्शनल थिंग है। और जो आपका बीआरडी होता है प्योर बिजनेस रिक्वायरमेंट होता है उसमें, ठीक है ना। प्री सेल्स प्रोसेस में क्या रहेगा अपना, अर्जुन की, जनरली जो जैसे कोई क्लाइंट है तो उसको जाकर डेमो करना होता है। जैसे आपके खुद के अपने प्रोडक्ट्स हैं कंपनी के, आप एज ए बीए काम कर रहे हो, तो वहां पर उनको जाकर डेमोस्ट्रेट करना होता है, उनको कन्विंस करना होता है कि हाँ आपकी जरूरत हम पूरी कर सकते हैं, ये हमारे पास देखो है, और हमारा सिस्टम बहुत कस्टमाइजेबल है, आपकी जो रिक्वायरमेंट होगी हम उसको फुलफिल कर देंगे। ये प्री सेल्स एक्टिविटीज होती हैं जहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ वर्क फाइनली बन जाता है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है हमको। वही सब उसका एंड, प्री सेल्स का एंड यही है, स्टेटमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एसओपी बोलते हैं उसको, एसओडब्ल्यू, स्टेटमेंट ऑफ वर्क। किंजल, हाय किंजल, सर आई एम कंप्लीट फॉर बीए, कैन यू प्लीज गाइड मी। अच्छी बात है, आपने बीए मतलब आपने क्या कंप्लीट किया है पता नहीं, बीटेक किया होगा श्योर, या एमसीए वगैरह ग्रेजुएशन किया होगा। तो देखिए, आप एज ए बीए फ्रेशर के अप्लाई कर सकते हैं, बट बीए फ्रेशर अप्लाई करने से पहले आपको बीए स्किल्स ब्रशअप करनी पड़ेंगी। देखिए, छोटी कंपनी में मत जाइएगा, बड़ी कंपनी का ट्राई कीजिए। बड़ी कंपनी में अपॉर्चुनिटीज ज्यादा होती हैं फ्रेशर्स की। रीजन बताता हूँ, वहां पर वो लोग मेंटेन करते हैं कि अगर अगर किसी प्रोजेक्ट में 5 बीए चाहिए तो 2 बीए फ्रेशर रखते हैं वो लोग, एक सीनियर बीए और एक सुपर सीनियर बीए या लीड बीए जो बोलते हैं हम लोग उसको, ठीक है ना। बट छोटी जो कंपनीज होती हैं उसमें उनको एक्चुअल में काम करने वाला चाहिए डे वन से, तो वो लोग सीनियर को ही हाई करते हैं। तो बहुत मुश्किल हो जाता है एक्चुअली, मेरे कुछ और दोस्त लोग कर रहे हैं फाइंड आउट, उन लोग को मिल नहीं पा रहा है।
बट बड़ी कंपनी से उनको ऑफर आ जाते हैं, मतलब वो लोग जब अप्लाई करते हैं, इंटरव्यू में पास होते नहीं होते वो अलग बात है, लेकिन उनको अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं। टेकएम है, टीसीएस है, एसेंचर है, वैल्यू लैब्स है, बहुत सारी कंपनीज हैं जो हैदराबाद रीजन और अपने जो बैंगलोर रीजन्स में है, ठीक है ना। एनसीआर रीजन्स में भी आपको बहुत मिल जाएंगी कंपनीज, ठीक है ना। तो उस कंपनीज में ट्राई कीजिए जिनका जिनका एम्प्लॉय मतलब जो थोड़ी बहुत मिड रेंज की कंपनीज हैं, ठीक है ना, उसमें इजीली मिल जाएगा आपको अपॉर्चुनिटी। बट अगर अपॉर्चुनिटी मिली है तो आप उसको क्रैक जरूर करिए, मैं यही सबको बोलता हूँ। आप मिस नहीं कर सकते अपॉर्चुनिटी, तो इसलिए वेल प्रिपेयर्ड बिफोर गोइंग फॉर इंटरव्यू। ओके, थैंक्स सो मच क्लैरिफिकेशन, या वेलकम मृदुल। ग्लोबल स्टाफिंग डोमेन, बहुत अच्छी बात है। तो आप चेंज करना चाह रहे हो क्या स्टेक होल्डर बी? अच्छा, मैं आ रहा हूँ आपके पास क्वेश्चन। सर हम ग्रेजुएशन बीएससी है, हाँ, ठीक है, चलेगा। देखिए, कुछ कंपनीज होती हैं जो बोलती है हमको बीटेक वाले ही चाहिए, ठीक है ना, लेकिन ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं होता है। और आपको बता दूं मैं कि एक बार आपको एक्सपीरियंस मिल गया ना 1-2 साल का कैसे भी करके, तो फिर आपको कोई नहीं पूछेगा। वो जमाना गया, पहले एक्चुअली होता था ऐसा। अरे बीटेक होना चाहिए, 60% मिनिमम होना चाहिए हर सारे सेमेस्टर्स में एग्रीगेट, वो सब अब नहीं है ज्यादा। कुछ कंपनीज होती हैं जो करती हैं, बट आप उन कंपनीज में ट्राई कीजिए जहां पर ये सब रिस्ट्रिक्शंस ना हो, ठीक है ना। हाउ टू एस्टिमेट स्टोरी पॉइंट्स, अच्छा क्वेश्चन है। स्टोरी पॉइंट्स ये आ गया आपके से एजाइल स्क्रम के बेस पे हो गया। आई थिंक उसका भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, क्विकली थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। स्टोरी पॉइंट्स हमारे जो होते हैं वो फाइबोन की सीरीज में चलते हैं, ठीक है ना। तो जब आप अपने टीम को एक्सप्लेन करते हैं फीचर्स, यूजर स्टोरी, तो वो लोग बताते हैं कि ये कितना कॉम्प्लेक्स है। तो फेबोनिकी सीरीज के हिसाब से वो होता है प्लानिंग पोकर गेम। तो प्लानिंग पोकर गेम में हम लोग सब लोग बैठा लेते हैं और वहां पर उनसे बोलते हैं आप बताइए कितना आप कॉम्प्लेक्सिटी देख रहे हो उसका। तो सोचिए अगर सबने वन कॉम्प्लेक्सिटी पे एग्री कर लिया, तो उसका वन मतलब हो गया हमारा ये स्टोरी पॉइंट हमारा वन हो गया, ठीक है ना। फेबोन की सीरीज के हिसाब से एक स्प्रिंट में 13 पॉइंट से ज्यादा नहीं हो सकता स्टोरी पॉइंट, आप समझिएगा। अगर स्टोरी पॉइंट 13 पॉइंट से ज्यादा हो रहा है तो आप उस यूजर स्टोरी को ब्रेक कर दीजिए। ब्रेक करके उसको 5 और 8 में, 5 स्टोरी पॉइंट और 8 स्टोरी पॉइंट में बना के उसको दूसरे दो अलग स्प्रिंट्स में डाल सकते हैं, ठीक है ना। 13 स्टोरी पॉइंट मतलब 60 आवर्स, जो कि एक डेवलपर के लिए पूरा स्प्रिंट का काम होता है। इससे ज्यादा आप असाइन नहीं कर सकते हो किसी डेवलपर को, ठीक है ना, एज पर दी एजाइल स्क्रम लॉजिक, ठीक है ना। तो स्टोरी पॉइंट्स आप फेबोनिकी सीरीज पे चलती है और प्लानिंग पोकर गेम खेल के हम लोग उसको एस्टिमेट करते हैं। एक स्टोरी को 2 पॉइंट हम लोग कर देते हैं तो वो 2 स्टोरी पॉइंट हो जाता है, एक को करते हैं नहीं 5 स्टोरी पॉइंट है, यानी कि हमको इसमें ज्यादा इफर्ट लग रहा है, एक्स साइज लार्ज साइज का है ये, तो इसमें 5 स्टोरी पॉइंट लगेंगे, ठीक है ना। एक स्टोरी पॉइंट मतलब लगभग 6 घंटे आप मान लीजिए, 6 घंटे का एक स्टोरी पॉइंट होता है। यानी कि अगर टी शर्ट साइज के हिसाब से बात करूं तो एक्सएस एक्स्ट्रा स्मॉल मतलब देखिए 0.5 तो हम देते नहीं है, लेकिन यूजर स्टोरी हमारी हो सकती है 0.5 इसकी भी, ठीक है ना। जैसे कि वो एक 3-4 घंटे में ही हो जाएगी स्टोरी, ठीक है, उसको 0.5 नहीं तो वन स्टोरी पॉइंट दे सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर 2 दिन लग रहा है तो हम लोग उसको 2 स्टोरी पॉइंट भी दे सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा ये लॉजिकल बहुत ज्यादा क्रिटिकल और इसका वो रूल नहीं है कुछ भी, लेकिन मैं आपको जेनरिक बता रहा हूं। अगर आप ऐसा करोगे तो बिल्कुल इजीली मैनेज हो जाएगा आपका। एक दिन का काम है एक डेवलपर का, 6 घंटे काम के हिसाब से सोचिए तो एक स्टोरी पॉइंट आप दे सकते हो। यही आप चीज सोच लीजिए, आप 2 दिन का काम है तो 2 स्टोरी पॉइंट दे दो। और 1 0 क्या कैसा रहता है, 1 2 3 5 है ना, तो 3 दिन का काम दिख रहा है तो 3 दे दो। 5 दिन का काम दिख रहा है तो 5 दे दो। 4 दिन का कुछ नहीं होता, 4 दिन आप नहीं दे सकते, यानी 4 स्टोरी पॉइंट नहीं दे सकते हो, ठीक है ना। ऐसा, तो वो फेबन की सीरीज के हिसाब से चलती है। लेकिन 13 से अगर ज्यादा लोग एस्टिमेट कर रहे हैं तो आप उसको बोलिए सर मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं स्टोरी इस यूजर स्टोरी को ब्रेक कर देता हूँ,
अब आप बताओ कितना बनेगा। तो उसमें उस यूजर स्टोरी में जैसे आपने थोड़ी बड़ी फंक्शनैलिटीज लिख दी थी, उस फंक्शनैलिटी को 2 भाग में ब्रेक कर दो सीक्वेंशियल अप्रोच में। पहले हम ये कर लेंगे छोटा-सा पीस, बाद में हम ये वाला पीस कर लेंगे, ऐसा। ठीक है ना? अर्जुन, यूजर स्टोरी राइटिंग का भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, होप आप उसको वॉच करिए। आप देखिए, वहां पर मैंने पूरा डेडिकेटेड वीडियो है वहां पे, ठीक है ना? आप देखिए, अगर कुछ क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिल जाएंगे फिर से। क्रिंजल बोल रहे हैं ऑल्सो एज अ फ्रेशर ऑल द टूल्स स्किल्स कंसल्टेंट। देखिए क्रिंजल, अगर आप वीडियोस देखेंगी मेरे, तो आपको सारे टूल्स जो भी चाहिए बीए के लिए ना, परफेक्ट बीए के लिए मैंने सब बता रखे हैं उसमें। आपको एजाइल मेथोलॉजी आनी चाहिए, आपको जो ट्रेडिशनल डॉक्यूमेंटेशन स्किल्स हैं वो आनी चाहिए, बीआरडी, एफआरएस, एसआरएस एंड ऑल दैट, ठीक है ना? आपको टूल्स, वायरफ्रेम टूल्स चाहिए, उसका भी वीडियो सब कुछ है इसमें। विजियो, एमएस विजियो और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स, जीरा, रैली और ऑल दैट, ठीक है ना? मैं अभी तक एक डेडिकेटेड वीडियो नहीं बना पाया उसके लिए, क्योंकि वो टूल लाइसेंसिंग होता है कंपनी की तरफ से यार, वो मेरे को नहीं मिल पा रहा है एक्चुअली। बट उसके डेडिकेटेड वीडियो आपको बहुत मिल जाएंगे, ऑफिशियल वीडियो मिल जाएंगे। जैसे जीरा का है, तो जीरा का ऑफिशियल वीडियो आपको मिल जाएगा, वो दिखा देगा आपको कैसे 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 एपिक बनाते हैं, कैसे यूजर स्टोरी बनाते हैं, वो मिल जाएंगे आपको, टेंशन मत लीजिए, ठीक है ना? तो यही सब है कि क्रंजल, आप उसको वीडियोस को देखिए, आप समझ जाएंगे पूरा एकदम, एक एक ऐसे लेवल पे आ जाएंगे आप कि आप इंटरव्यू दे के क्रैक भी कर सकते हो। कुछ कुछ दोस्तों ने क्रैक भी किया है जो हमारे इस चैनल पे हैं, उन्होंने जॉब ली है वीडियोस को देख के, इसलिए मैं कॉन्फिडेंट हूँ। Mridul, stakeholder management, client coordination has been a part of my job. Very nice. When I started looking for the BA role, the salary they are offering is less than. Okay, that's the reason behind that. Two reasons. It could be that kind of organization, okay? Because some organization they never bargain. They always go with their standards. So they know if it is 5 years experience BA is coming, they will give 10 lakhs rupees. If it's a 10 years experience coming, they will give 30 lakhs. It's a standard. Even you ask less, they will give you their standard only. So okay, so salary thing definitely varies and matter with the company. Okay, करंट पैकेज भी मायने नहीं रखता है राइट कंपनी के लिए, मैं बता दूं आपको। बट ये 10% कंपनीज हैं जो ऐसी हैं, बाकी 90% ऐसी ही हैं कि आपका करंट पैकेज देख के उस पर 30% 40% मैक्सिमम देती हैं, इससे ज्यादा नहीं देंगी आपको, ठीक है ना? बट आप अपना ट्राई कीजिए। देखिए, अगर आपने मन बना लिया है कि यू वॉन्ट बी ए बीए रोल, तो आप थोड़ा सा कम भी मिले तो उसको करके आप बाद में जम कर लीजिएगा, अच्छा हो जाएगा, ठीक है ना? द कंपनीज डूज कंसीडर मी एट एज, ऐसा कुछ नहीं है मेरे ख्याल से, नहीं पूछते हैं एज वगैरह। इंटरनली एचआर कुछ चेक करते हो तो पता नहीं मुझे, लेकिन मेरे हिसाब से ऐसा करना नहीं चाहिए अगर आप बीए हो, क्योंकि आप बीए कम सेल्स, अरे कौन सी कंपनी थी यार, नगेरो, नगेरो कंपनी में। अच्छा, यू कैन टाइप हियर मृदुल, डू यू राइट आरएफपीज आल्सो, आई मीन रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल्स एंड ऑल दैट आल्सो? If that is the thing, Nagaro is a very good company for you, because they are looking for such BAs who can involve in the pre-sales activities as well. Okay. अर्जुन, सिंपल वे राइटिंग, हाँ मैं बता दिया भाई मैंने आपको, आप देख लीजिए वीडियो। उसमें क्या रहता है, एज ए यूजर आई वांट टू डू दिस सो दैट आई कैन अचीव दिस, राइट? दिस इज अ वेरी सिंपल फॉर्मेट। आई हैव गिवन यू द एग्जांपल्स आल्सो इन द वीडियो, प्लीज गो थ्रू। इफ यू हैव स्टिल हैव एनी क्वेश्चंस, प्लीज कम अगेन। ओके ओके, एक आध दो कमेंट में ले लेता हूँ यहाँ पे, जो कुछ कमेंट्स आए थे यूजर्स के। एक सेकंड रुकिएगा। धनंजय जी बोल रहे हैं कि डिफिकल्टी ड्यूरिंग द जॉब। अब धनंजय जी ज्वाइन तो किए नहीं, इनका क्वेश्चन था कि ही गॉट एन अपॉर्चुनिटी एज ए बी इन ऑटोमेशन डोमेन, बट ही इज फेसिंग सम डिफिकल्टीज। द थिंग इज, वी फेस डिफिकल्टीज इफ यू आर इन द न्यू डोमेन, ठीक है ना? तो ये कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपको उस डोमेन पे ट्रेनिंग दें, उस डोमेन में सर्टिफिकेशन करवाएं। अगर ऐसा नहीं कर रही है वो कंपनी, तो भाई देखिए दिक्कत आएगी, आपको डेफिनेटली दिक्कत आएगी, ठीक है ना? और ये प्रॉब्लम होती है, मैं आपको बता दूं।
तो आप या तो करिए, आप कहीं जाकर फटाफट एक कोई कोई ऐसा इंस्टीट्यूट पकड़िए जहां पर आपको ऑटोमेशन का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ये सब ऑटोमेशन, ऑटोमेशन क्या है, किस चीज का ऑटोमेशन कर रहे हो आप? टेस्ट केस ऑटोमेशन कर रहे हो कि आप कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हिसाब से कुछ सिस्टम बना रहे हो? वो मुझे मालूम नहीं, क्लियर नहीं हो रहा आपके मैसेज से। आप वो क्लियर कीजिए, और मुझे क्लियर करने के बजाय आप कोई ऐसा इंस्टीट्यूट आप डेफिनेटली ज्वाइन कीजिए जहां पर आपको उस चीज की नॉलेज मिल सके, ठीक है ना? देन दैट्स द वे टू यू बी कीप इन द सेम सेम ऑर्गेनाइजेशन। अदरवाइज बहुत ही वोलेटाइल है इस समय, फ्रेजाइल मार्केट है यार, ये थोड़ा सा रिस्की तो है देखो आजकल, ठीक है ना? और इनका एक का है क्वेश्चन है यहाँ पर, ब्लॉग से, ठीक है। और एक क्वेश्चन है, डूइंग सम प्रोजेक्ट रियल टाइम, ठीक है। रियल टाइम प्रोजेक्ट्स का हम लोग बात कर सकते हैं, देखते हैं कैसे हो सकता है वो। आप मुझे पिंग कर सकते हैं सेपरेटली, ठीक है ना? और ऐसा मुझे कुछ क्वेश्चंस दिख नहीं रहे हैं जो स्पेसिफिक पूछे गए हों। अर्जुन, थैंक यू फॉर आस्किंग दीज मेनी क्वेश्चंस, ठीक है। और फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइम, कैसा रहेगा देखते हैं। और कुछ, हाउ डू यू स्पेल दैट? नगेरो, नगेरो, आई थिंक दिस वन ओनली, नगेरो, 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 ये ऐसा रहता है। मैं इसका वो पिंग कर देता हूँ आपको, कैरियर का, ठीक है ना? ये, और मैं कुछ जॉब पोस्टिंग्स यहाँ भी कर रहा हूँ, आप लोग देख लीजिएगा मेरे चैनल पे, ठीक है ना? जो जो मुझे दिखते रहते हैं मैं पोस्ट करता रहता हूँ, आप देख लीजिएगा। ये कंपनी है जो प्री सेल्स बीए को और आपको बता दूं, जो भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज होती है ना, उनमें आप ट्राई करोगे तो वो भी अच्छा है, क्योंकि उनको ऐसे बंदे चाहिए होते हैं जो क्लाइंट को कन्विंस करने के में उनको हेल्प करे, करेक्ट? तो वहां पर आपको एसएमई बनना पड़ेगा। एसएमई मतलब उनके प्रोडक्ट पे पूरी नॉलेज होनी पड़ेगी आपको, तभी तो आप उनसे क्लाइंट से आके बात कर पाओगे ना, कि भाई देखो हमारे पास ये है, आपकी रिक्वायरमेंट हम ऐसे ऐसे फुलफिल कर देंगे। तो ये थोड़ा सा रहता है, आप देखिएगा उसको, ठीक है ना? तो गाइस, आज के लिए इतना ही। क्वेश्चंस पोस्ट करिए, हम लोग वीकेंड में, नहीं तो अगर ऐसा कुछ है तो मैं वर्किंग डे में भी आपको हम लोग फिर से मिल के और डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना? तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप वीडियोस वॉच कीजिए, आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी, ठीक है ना? कीप ऑन शेयरिंग विद योर फ्रेंड्स गाइस। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस वीकेंड, गो अहेड, या, थैंक यू।